मेरी ज़िंदगी का फैसला कोई और कैसे सुना सकता है? मेरी ज़िंदगी का फैसला कोई और कैसे सुना सकता है? सूरज की तरह तपने वालों को अंधेरा कैसे झुका सकता है? भाग्य खुद बनाना पड़ता है मुश्किलों पर सवार होकर। भाग्य खुद बनाना पड़ता है मुश्किलों पर सवार होकर। लगी हो आग सीने में तो चुनौतियां भला कैसे बुझा सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू हो रहा हूं वह यह है कि प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है। इसके बारे में कुछ विशेष बात करें। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। यह ग्रामीण बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य पर आधारित होता है। इसमें यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप 21 साल से लेकर 40 साल तक के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यानी उम्र में कैटेगरी के हिसाब से नियमानुसार छूट भी प्रदान किया जाता है। इसमें आपका आवश्यकता अनुसार एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में समायोजन भी किया जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी को नियुक्त किया गया है। अब इसमें सारे क्रियाकलापों को ऑनलाइन किया जाता है, चाहे वो रिकॉर्ड रखने वाली बात हो या छुट्टी लेने वाली बात हो या और तरह की चीज़ें होती हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि यदि आप पीआरटी यानी प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो दो तरह के विद्यालयों में आप जा सकते हैं। एक केंद्रीय विद्यालय पैटर्न पर आधारित विद्यालय, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीएचएस जैसे विद्यालय आते हैं, और दूसरा होता है राज्य स्तरीय विद्यालय, जिसके अंतर्गत दो तरह के विद्यालय होते हैं। एक सरकारी स्कूल होता है और दूसरा मान्यता प्राप्त स्कूल होता है। सरकारी विद्यालयों में भी दो तरह के विद्यालय होते हैं, जिन्हें हम ग्रामीण विद्यालय या परिषदीय विद्यालय बोलते हैं, और दूसरा नगरीय विद्यालय होता है। ठीक है, उसी तरीके से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी परिषदीय और नगरीय विद्यालय होते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित कुछ चीज़ों को आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले इसमें पीआरटी टीचर बनने की जो मिनिमम योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वह यूजी प्लस बीएड या बीटीसी प्लस सीटेट। यह सीटेट प्राइमरी लेवल का होना चाहिए। एक बार फिर से समझिए, यदि आप प्राइमरी स्कूल में यानी पीआरटी टीचर केंद्रीय विद्यालय में बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो मिनिमम योग्यता है वह यूजी प्लस बीएड या बीटीसी के साथ साथ सीटेट यानी प्राइमरी लेवल का सीटेट होना अनिवार्य है। केंद्रीय विद्यालयों में 2017-18 के बाद से पीआरटी टीचर की कोई भर्ती नहीं हुई है, यानी पिछले 4 वर्षों से सभी सीटें खाली पड़ी हैं, जिसकी पोस्ट जल्दी ही आने की उम्मीद है। प्रत्येक जिले में लगभग एक केंद्रीय विद्यालय एवं एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वह लगभग एक जैसा ही होता है, अर्थात इसमें भी टीजीटी जैसा ही परीक्षा पैटर्न होता है। यानी आपको यदि इसमें टीचर बनना है तो रिटेन प्लस इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। यह भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होता है और इसमें जो सैलरी होती है वह लगभग 50,000 पर मंथ के आसपास होती है। रिटायरमेंट 62 ईयर्स निर्धारित किया गया है। यदि आप इसके बारे में और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे पिछले तीनों वीडियोस केंद्रीय विद्यालय, सीएचएस एवं नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है को सुन सकते हैं। इसका सिलेक्शन एवं संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और
यदि आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यदि हम राज्य विद्यालय एवं उसके परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसे प्राइमरी स्कूल या प्राथमिक विद्यालय के नाम से भी जानते हैं। सिलेक्शन के बाद आपको क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। इसमें भी रिटायरमेंट 62 ईयर्स निर्धारित किया गया है, जबकि आपको सैलरी 50,000 पर मंथ के आसपास प्रदान किया जाता है। प्रत्येक गांव में राज्य सरकार के द्वारा एक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल की स्थापना की गई है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद लगभग 6 घंटे की सेवा आपको देनी पड़ती है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति सामान्यतः नहीं किया जाता है। इसमें एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र कराने की भी सुविधा होती है। इसकी सीटें राज्य सरकार अपनी सुविधानुसार निकालती है। परिषदीय एवं शहरी विद्यालयों की सीटें अलग अलग निकाली जाती हैं। परिषदीय एवं नगरीय विद्यालयों की चयन प्रक्रिया बिल्कुल एक समान होती है। कुछ विद्यालयों की विशेष पहचान करके उसे इंग्लिश मॉडल स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसका चयन राज्य सरकार के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यूपी बेसिक edu parishad.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। पिछली बार इसकी भर्ती 2018 में यानी नवंबर-दिसंबर 2018 में 69,000 यानी 69,000 सहायक अध्यापकों के रूप में किया गया था। इसको आप फिर से समझिए। प्राइमरी स्कूल में यानी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर्स की पिछली भर्ती 2018 नवंबर-दिसंबर में 69,000 आई थी, जिसकी प्रक्रिया 2019 तक पूरी की गई थी। उसके बाद यानी तब से लेकर के अब तक 4 वर्षों में इसमें किसी भी तरह की भर्ती नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे बीटीसी करते हैं और वहीं प्रतिवर्ष लगभग 5 से 6 लाख बच्चे प्रतिवर्ष बीएड करते हैं। यानी इस तरीके से लगभग 15 से 20 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी योग्यता पूरी होने के बावजूद पिछले 4 वर्षों में प्राइमरी स्कूल में कोई वैकेंसी नहीं आई है, जिसका इनको इंतज़ार है। प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक की लाखों सीटें खाली हैं। बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, जिसकी तुलना में निकलने वाली पोस्ट बेहद कम है। यूपी टेट और सी टेट को आजीवन मान्य कर देने से इनकी संख्या यानी ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या बढ़कर लगभग 30 लाख से भी अधिक हो चुकी है। अगर हम लोग जल्दी से इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो राज्य स्तरीय विद्यालयों में पीआरटी टीचर बनने के लिए यूजी प्लस बीएड या बीटीसी के साथ साथ यूपी टेट, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्राइमरी लेवल के यूपी टेट की आवश्यकता होती है। और एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसके लिए एक एग्ज़ाम यानी रिटन एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसे सुपर टेट कहा जाता है। पिछली बार यानी 2018 में जब 69,000 शिक्षकों या सहायक अध्यापकों का चयन किया गया था तो उसके लिए सुपर टेट के मेरिट के आधार पर उनका फाइनल सिलेक्शन किया गया था। लेकिन इस बार इसमें सुपर टेट के साथ साथ एकेडमिक रिकॉर्ड को भी आधार बनाया जा सकता है। फिर भी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी सरकार के नोटिफिकेशन के बाद ही पता चल पाएगा। सुपर टेट सिर्फ उसी परीक्षा के लिए मान्य होता है, जबकि यूपी टेट और सी टेट को अब आजीवन मान्य कर दिया गया है, जो 2020 के पहले सिर्फ 7 वर्षों के लिए मान्य होता था।
अगर हम जल्दी से सुपर टेट के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें कुल 150 नंबर का आपका टेस्ट लिया जाता है। यानी सुपर टेट में किस तरह के पैटर्न होते हैं, तो इसमें कुल 150 नंबर का आपका परीक्षा लिया जाता है। कुल 150 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। टाइम आपको 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का दिया जाता है और उसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें जो प्रश्न आते हैं वो जीके जीएस से संबंधित हो सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर हम जल्दी से कुछ और बातों को समझें तो बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं क्या हैं, यानी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले कि इसमें कोई एडमिशन फ़ीस नहीं देना पड़ता है और ना ही इसमें कोई मंथली फ़ीस देना पड़ता है बच्चों को स्कूल की तरफ से किताबें, ड्रेस, जूता, मोजा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मिड डे मील के साथ ही साथ दूध व फल के वितरण की व्यवस्था स्कूल के तरफ से निःशुल्क किया जाता है। खाना बनाने के लिए अस्थायी रूप से 2 से 3 रसोइयों को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ स्कूल की साफ सफाई रसोइयाँ या सफाई कर्मी के द्वारा कराया जाता है। अब सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे एमटेक, एमफार्मा, पीएचडी करके भी प्राइमरी स्कूल में टीचर बनते हैं और बनने के बाद उनको ऐसा लगता है कि हम इसमें कैसे पढ़ा पाएंगे। तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें क्या क्या करना पड़ सकता है। तो आपको पिछड़े एवं अति पिछड़े गांव में जाकर पढ़ाना होगा। आने जाने का कोई साधन भी नहीं मिल सकता है। स्कूल तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं हो सकता है। सभी कमरों में बिजली और पंखा की व्यवस्था भी नहीं हो सकती है। आपकी शिकायत कोई भी व्यक्ति दिए गए नंबरों पर बीएसए और एबीएसए से कर सकता है। ग्राम प्रधान से भी आपको अच्छा तालमेल बनाकर रहना पड़ता है। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी होगी। आपको बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मिड डे मील, जनगणना, चुनाव ड्यूटी, पल्स पोलियो अभियान, विशेष टीकाकरण अभियान, स्वच्छता अभियान, घाटों पर दीपक जलाने से संबंधित काम इत्यादि कार्यों में पारंगत बनाया जाता है। आप किसी भी तरह की सुविधा की मांग नहीं कर सकते और मिले हुए जिम्मेदारियों से आप मना भी नहीं कर सकते। अभिभावकों को समझाना आपकी जिम्मेदारी है, न समझे तो उनका काम भी आपको ही करना पड़ेगा। मैंने कोशिश की है कि मैं इससे संबंधित तमाम जानकारियों को आपके साथ साझा करूं। मैंने कोशिश की है कि इससे संबंधित तमाम जानकारियों को आपके साथ साझा करूं। फिर भी यदि आप कोई विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।